तो साथियों आज FR मई 26 का पेपर का सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी MCQ के पार्ट के साथ। तो सारे रेडी हैं सर? बिल्कुल रेडी हैं। सबसे पहले मैं आपको एनालाइज दिखा देता हूँ कि सर पेपर का 50% पार्ट आपका आया है पार्ट 1 से। ठीक है, बार बार आपसे बोलता रहा हूँ कि सर इस पार्ट को डिटेल में कर लो। ठीक है, 50% कवरेज यहीं से है। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखोगे एज यूजुअल 44 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में केवल पार्ट 1 से पूछा गया है और 12 मार्क्स ICI यहाँ पे रुका नहीं है। 12 मार्क्स का MCQ उसने पार्ट 1 से पूछा आपको। ठीक है, केवल 6 टॉपिक इसमें कवर है और साथियों आपको 44 + 12 यानी 56 मार्क्स का पेपर यहीं से आया है आपका। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 आपका असेट बेस्ड इंडेक्स जो है उसमें 11 मार्क्स का पूछ लिया आपसे। ठीक है, जिसमें कमाल की बात है 6 मार्क्स के तो केवल MCQ पूछ लिया। उसके बाद आपका पार्ट 3 में जो रखा है यहाँ पे 12 मार्क्स का यहाँ से पूछ लिया। इस बार इंडेक्स 19 में इनका दिल आ गया। ठीक है, यहाँ से 6 मार्क्स का पूछ लिया, पिछले अटैम्प्ट में भी पूछा था। ठीक है, उसके बाद बाकी बातें हम आपसे डिस्कस करते हैं कहाँ पे, पेपर में। तो आ जाओ साथियों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आपसे MCQ। तो MCQ का पेपर जो एनालाइज मैंने किया है कंपैरेटिवली इजी आया है। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। लाइफलाइन लिमिटेड के 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए। कंपनी ने 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड भी इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है साथियों कन्वर्टेबल होंगे इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन डिमांड। ईच बॉन्ड, ध्यान रखना, ईच बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डाइल्यूटेड EPS के लिए दे रखी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है सीधे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे डाइल्यूटेड EPS पूछ रहा है तो डायरेक्ट डाइल्यूटेड EPS की बात करते हैं। आपको पैट दे रखा है 23,25,000 का। ठीक है, टैक्स रेट आपको दे रखा है 25% का और ये जो एवरेज मार्केट प्राइस है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, पैट 23,25,000 ये आप ले लोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख वो ले लोगे। ये बेसिक EPS निकल जाएगा। लेकिन सर बेसिक EPS नहीं पूछा, आपसे पूछा डाइल्यूटिव EPS। तो आपको ये देखना है कि अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो साथियों यहाँ पे हमें इंटरेस्ट सेविंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2000 बॉन्ड है ऑफ ₹100 ईच यानी 2 लाख रुपीज़ के हैं और इस 2 लाख पे आपको जो इंटरेस्ट देना है साथियों वो कितना देना है 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000। लेकिन साथियों आपको इस पर टैक्स का भी इफेक्ट देना है। तो 20,000 इंटू 75% आप करोगे तो आपका आ जाएगा 15,000। तो 15,000 आप लिख लोगे। तो साथियों अल्टीमेटली आपका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो आपका ये आ गया और डिनोमिनेटर में आपके जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो कितने हो जाएंगे सर 2000 इंटू 20 ऑर्डिनरी शेयर से ये सॉल्व करके आ जाएगा 40,000। तो साथियों इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा पार्ट ए। इजी था, बिल्कुल इजी। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? अच्छा साथियों मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे दे रखा है। सर कहाँ दे रखा है दिखा दो, ये देखो। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम डियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? इंडेक्स 101 का क्वेश्चन है साथियों, बच्चे छोड़ के जाते हैं और ICI जो है या तो डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है या MCQ में पूछ लेता है। आज दिल MCQ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 25 आपको डेट दे रखी है ओपनिंग इंडियाज बैलेंस शीट, यानी ये डेट ऑफ ट्रांजिशन है। सर जिसने पढ़ रखा है इंडेक्स 101 उन्हें समझ में आ गया होगा डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है। तो इनका एक लॉ सूट का प्रोविजन इन्होंने बना रखा है 10 लाख का। ठीक है, 31 मार्च 25 को, बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल एट दैट टाइम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके जितने भी एस्टिमेट होंगे साथियों, जब आपने एस्टिमेट बनाया होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास जो बेस्ट एस्टिमेट होंगे उसके बेस पे प्रोविजन 10 लाख का है। ठीक है, फिर ये कह रहा है ऑन 15 अप्रैल 26, डेट का यहाँ पे खास ध्यान रखना है। ये जो 15 अप्रैल 26 है डेट ऑफ प्रोविजन के, डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद की डेट है। तो साथियों ये डेट हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। अब यहाँ इस डेट को पढ़ते ही बच्चों का दिमाग चले जाता है इंडियाज 10 में, ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। साथियों वहाँ दिमाग ले जाना ही नहीं है आपको। फिर ये कह रहा है कि ये जो लॉ सूट है 15 लाख में सेटल हो गया, हमें कोई मतलब ही नहीं है।
दिस इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द ट्रांजिशन डेट, मतलब ही नहीं है साथियों। ये जो प्रोविज़न है फॉर लॉ सूट, ये डेट ऑफ ट्रांजिशन पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उसी पे ये पॉइंट है। तो साथियों आपको इस प्रोविज़न को 10 लाख पे रखना है इन द ओपनिंग इंडियाज बैलेंस शीट, क्योंकि एस्टिमेट का जो प्रोविज़न है वही कहता है एज़ पर इंडियाज 101 कि जिस दिन आपने एस्टिमेट बनाया था, ठीक है, उस दिन आपके पास, जिस दिन आपने प्रोविज़न बनाया था उस दिन आपके पास जो बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल थे, आपको उसी वैल्यू पे अपना प्रोविज़न रखना है, ठीक है। तो आंसर ये है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था। फिर आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। सर एक ऐसा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका साथियों एथिक्स पे है, बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो सॉल्व भी कर लोगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टेंसेज दैट मेक अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपने ऑडिट में भी पढ़ रखा है, वही डिटो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, साथियों? व्हेन इट डज नॉट हैव अ मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियली, तो ये एग्जाम्पल नहीं है ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। केयरफुली अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो टैकल हो जाता है। बाकी सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जाम्पल है, केवल बी वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद केस सिनेरियो 1 पे आ गया, तो मैंने बताया आपको केस सिनेरियो 1 को टैकल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आप केस सिनेरियो पढ़ो। तो साथियों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। व्हाट विल द ट्रीटमेंट ऑफ प्री पेमेंट प्रीमियम एंड प्रोसेसिंग फीस ऑफ न्यू लोन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आकाश लिमिटेड एज पर इंडियाज 109, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। तो साथियों ये डेफिनेटली आपने कोई अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को मॉडिफाई करा है, उससे रिलेटेड है। तो इसका जो पॉइंट है आपका 4th पैराग्राफ में, तो ये कह रहा है आकाश लिमिटेड ने के पास एक टर्म लोन था 25 करोड़ का, ठीक है। मई 25 में कंपनी ने एक फ्रेश लोन ले लिया टू प्रीपे द आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी विद DXC बैंक, यानी पुराने लोन को चुकता करने के लिए इन्होंने क्या करा है, नया लोन ले लिया है। और इसके लिए इन्होंने 5 लाख रुपए DXC बैंक को पे करे हैं, जो कि आपका पुराना बैंक है, ठीक है। क्योंकि आप बेसिकली टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हो, तो 5 लाख रुपए आपकी कुछ फ़ीस चले गई है, ठीक है, एक तरीके से प्रीमियम पे करा है। और आपने जो नया लोन लिया है किससे, DXC बैंक से, आपने इसके लिए 1% जो है कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस भी दिया। ऑब्वियसली नया लोन लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है। तो यहाँ पे साथियों क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने अपने लेंडर को, जो पुराना वाला लेंडर था उसको कुछ प्रीमियम पे करा है, और जो नया लेंडर है उसको कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस पे करी है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? साथ ही आपको पता ही होगा जिसने इंडियाज़ 109 पढ़ा है कि जो प्रीपेमेंट प्रीमियम है साथियों, ये तो आपके पुराने वाले लोन के साथ सेटल होगी एज अ पार्ट ऑफ गेन और लॉस, ठीक है। और जो आप प्रोसेसिंग फ़ीस पे कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी, ठीक है, विद रेस्पेक्टिव न्यू लोन, ठीक है। और ये जो आप पे करोगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये आपके EIR में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। जिसने फाइनेंशियल लाइबिलिटी मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन कर रखे हैं वो आराम से टैकल कर लेगा इसको। फिर आते हैं 5th वाले पॉइंट में। ये कह रहा है हाउ विल द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर विल बी क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ हॉक लिमिटेड, ठीक है। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये रहा 5th पैराग्राफ। तो साथियों टेक्निक आपके यही होनी चाहिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो फिर केस सिनेरियो में जाओ। तो ये कह रहा है इसने 1000 प्रेफरेंस शेयर जो हैं सब्सक्राइब करे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब आकाश लिमिटेड एक इन्वेस्टर है। अभी जो प्रेफरेंस शेयर हैं साथियों, ये कन्वर्टेबल है इन द रेशियो ऑफ 10:1, ठीक है। यानी हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 10 जो है इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। फिर ये कह रहा है ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस आकाश लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू 25% स्टेक इन हॉक लिमिटेड। ये कह रहा है कि जैसे ही ये कन्वर्जन होगा उसके बाद ये जो आकाश लिमिटेड है इसका 25% स्टेक आना चाहिए, ठीक है। फिर एग्रीमेंट में थोड़ी और बातें भी लिखी हुई हैं, मतलब मसाले के अंदर मसाला है। हॉक लिमिटेड सब्सिक्वेंटली इशू इक्विटी शेयर एट अ प्राइस लोअर देन 10 पर शेयर इफ हॉक लिमिटेड जो है वो
तब 10 रुपये से कम के रेट पे अगर शेयर इशू करता है तो कन्वर्जन रेशियो विल बी एडजस्टेड टू इंश्योर आकाश लिमिटेड मेंटेन अ 25% स्टेक। तो साथियों अगर ओवरऑल आप पढ़ो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, फिक्स टू फिक्स टेस्ट की बात कर रहा है। इसमें शुरू में देख के तो लग रहा है कि जो हमें शेयर हैं वो कंफर्म 10 मिलेंगे, लेकिन बाद में देख के पता लग रहा है नहीं 10 नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेक की कंडीशन आ गई है कि इन शेयर्स के मिलने के बाद 25% का स्टेक होना चाहिए। कहाँ पे? हॉक लिमिटेड में। तो साथियों इसी वजह से ये जो रेशियो है यहाँ पे चेंज हो सकता है, इसलिए फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट नहीं कर रहा। इसलिए हॉक लिमिटेड के लिए ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं ये क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी हैं। और यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो हॉक लिमिटेड की बुक्स में कैसे क्लासीफाई होंगे? सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासीफाई होंगे। फिक्स टू फिक्स टेस्ट का कंसेप्ट जिसे पता है उसने टैकल कर लिया होगा। 6 पॉइंट आपका इम्पेयरमेंट लॉस से रिलेटेड है, इंडिया 36, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कौन सा पैरा है। फर्स्ट पैरा है। तो आकाश लिमिटेड के दो सीजीओ हैं, ठीक है, एक 80 लाख का है, एक 120 लाख का है, ठीक है। इसके पास एक कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 40 लाख है, ठीक है। साथियों ये सॉल्यूशन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका नवंबर में अटैम्प्ट है, क्योंकि मैं आपसे कुछ तड़के भी लगा के यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है। देखते हैं आपका कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU 1 एंड 2। तो ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग है साथियों, ये 40 लाख यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। फिर आपको रिकवरेबल अमाउंट दे दी, ठीक है। तो हमने तो इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, ये तो एक टुच्चा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर इससे इम्पेयरमेंट की बात हो रही है कि इसमें इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिकॉग्नाइज होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ साथियों बोर्ड नोट्स पे, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले आपको कैरिंग अमाउंट जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है 80 120 की, वो लिख लो। फिर जो कॉर्पोरेट ऑफिस की वैल्यू दे रखी है 40 लाख, वो इनके कैरिंग अमाउंट में अलोकेट कर दो। अलोकेट करने के बाद जो CGU 1 की अमाउंट है वो आ जाएगी 96, CGU 2 की आ जाएगी 144। अब आपको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। तो CGU 1 तो आपका इम्पेयर हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो 24 लाख का आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। CGU 2 में कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। CGU 2 मजबूत है। अब यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 24 का, ये साथियों 24 का लॉस जो है बिलोंग करता है किसको? एक तो कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU 1 एंड कॉर्पोरेट ऑफिस। तो इसी रेशियो में 80:16, इसी रेशियो में आप इस 24 के इम्पेयरमेंट लॉस को बांट दोगे, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो CGU 1 आपका 20 लाख से इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस आपका 4 लाख से हो रहा है। ईजी था, बिल्कुल ईजी था। 7th क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि आपकी जो लैंड है आबो इंडियाज 113 के अंडर अगर सर उसका फेयर वैल्यू निकालते हो तो कौन सी अप्रोच से निकालोगे, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज मेथड से आप निकालोगे। जिसने पढ़ रखा था वही कर सकता था, बाकियों ने तो तुक्के लगाए होंगे। के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। ये कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आकाश लिमिटेड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ऑयल लिमिटेड, ठीक है। तो कौन सा पैरा है इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं। आपका थर्ड पैरा है। तो आकाश लिमिटेड जो है, ठीक है, आकाश लिमिटेड जो है उसने 90% स्टेक ले रखा है ऑयल लिमिटेड में। अब ये सारा का सारा स्टेक बेच रहा है। अब बेचने में उसे फ़ायदा हुआ या घाटा वही आपको निकालना है। अब इसने बेचा कितने में? 2000 में, ठीक है। अब 10% जो NCI है उसकी भी वैल्यू आपको दे रखी होगी, वो है 200 लाख। नेट एसेट आपको दे रखा है 1500 लाख। आपको पता होना चाहिए ये 100% नोट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है साथियों, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपका। जिसने वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रखा होगा इंडेक्स 36 का, वो आराम से कर लेगा। ओवरऑल कहने की बात ये है कि जिसने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सही से कर रखे हैं वो MCQ आराम से कर लेगा। फिर आपको एक्सचेंज डिफरेंस भी दे रखा है कि जब आकाश लिमिटेड का स्टेक था ऑयल लिमिटेड में, ठीक है, तो कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व का जो गेन था वो था 300 लाख का। आपको पता ही होगा ये OCI R में पड़ा रहता है, ठीक है।
और जब भी ये रियलाइज़ होता है तो OCIR से PL में चला जाता है, पता ही होगा आपको। अब ऑब्वियस सी बात है 300 लाख पे आकाश का जो स्टेक होगा 90% होगा, तो वही इन्होंने निकाल के दे रखा है। 300 लाख का 90% 270 लाख बिलोंग करता है आकाश को, और 300 लाख का 10% बिलोंग करता है NCI को। ठीक है, हमें तो इससे मतलब है। अब गेन लॉस निकालना है, कैसे निकालेंगे वही दिखा देता हूँ आपको। आ जाओ, यहाँ पे देखो साथियों, 2000 आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आपको 100% वैल्यू दे रखी है, उसमें से NCI माइनस कर लो 10%, तो आपको आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 90% पता लग जाएगा। देखो हमेशा कंपैरिजन जो है वो पार पे होना चाहिए। ठीक है, तो 90% यहाँ, 50% यहाँ, पार पे कंपैरिजन हो गया। तो साथियों गेन हो गया आपको 700 का। उसके बाद आपका जो एक FCTR का बैलेंस था वो भी आपका PL में जाएगा। तो 270 आकाश को बिलोंग करता है, तो 700 प्लस 270 970 का टोटल गेन है। तो आंसर आपका B है 970। कैसा था सर? बिल्कुल ईजी था। मैं कह ही रहा हूँ साथियों, पेपर आपका ईजी था, जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए। ये रहा B आपका आंसर था। ठीक है, बच्चे ने भी सही कर रखा है। ठीक है, दिमाग लगाया है। अब आ जाओ केस सिनेरियो 2 पे। केस सिनेरियो 2 में अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कैरिंग वैल्यू ऑफ जेस्ट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन सन लिमिटेड। ठीक, कोई एसोसिएट है तो उसकी वैल्यू पूछ रहा है 31 मार्च 26 से। इंडेस 28 का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से पैरा सा है? जेस्ट लिमिटेड का सन लिमिटेड में। ठीक है, तो ये आपका साथियों पैरा 1 से है। तो इसने ये जो 45% स्टेक एक्वायर करा है 1 अप्रैल 25 को, ये 50 लाख पे एक्वायर करा है। ठीक है, उसके बाद जो सन लिमिटेड है उसने 16 लाख का प्रॉफिट कमाया है। इस 16 लाख में 45% प्रॉफिट शेयर किसका है? जेस्ट का। ठीक है, उसके बाद जो सन लिमिटेड है उसने एक अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करा है। रीवैल्यू करने के बाद उसकी वैल्यू जो है 8 लाख से बढ़ गई है। तो 8 लाख का जो गेन है ये OCI में पड़ा है 8 लाख का। इस 8 लाख के OCI गेन पे भी जेस्ट लिमिटेड का शेयर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, 16 प्लस 8 24 लाख का 45% आपको लेना है। ठीक है, और वो 50 लाख पे आपको ऐड करना है। सर सॉल्यूशन में दिखा दो, सॉल्यूशन में देख लो। यहाँ पे देखो साथियों, आपका जो 50 लाख था, ठीक है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट उसे लिख लिया आपने। फिर आपका जो 16 प्लस 8 24 है उसका 45% आप लोगे। वो लेने के बाद आपको क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पता लग जाएगी। ठीक है, इजी था सर, बिल्कुल इजी था। ये रहा आपका 68। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि व्हाट विल इम्पेयरमेंट लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड लिमिटेड इन एसोसिएट लार्ज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो जेड लिमिटेड ने लार्ज लिमिटेड में कर रखा है। हाँ, ये आपका है पैरा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, आ जाओ देखते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन इंडेस 28 प्लस इंडेस 36। ठीक है, दो इंडेस का तड़का है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, इसकी जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 1 अप्रैल 25 को 65,50,000 इसने लगाए हैं। और उस दिन जो रिटेन अर्निंग है किसकी? लार्ज लिमिटेड की, वो दे रखे 52,40,000। अब ये जो रिटेन अर्निंग 52 रिटेन अर्निंग जो है 1 अप्रैल 25 को 5240 थी, ये कह रहे हैं कि जो रिटेन अर्निंग है 31 मार्च 26 को वो हो गई है 76 लाख। तो 52.4 से ये हो गई है 76 लाख, यानी कितनी बढ़ गई है वो आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है ठीक है, ये कह रहा है कि इसने जो लार्ज लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा है इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है 115 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये भी अच्छा पॉइंट है कि 1 जनवरी 26 को जेस्ट लिमिटेड सोल इन्वेंट्री कॉस्टिंग 5 लाख टू लार्ज लिमिटेड फॉर 15 लाख। ठीक है, द इन्वेंट्री इज स्टिल
अनसोल्ड बाय लार्ज लिमिटेड, तो यहाँ पे सेल किसने करी है साथियों? जेस्ट ने। जेस्ट कौन है यहाँ पे? पेरेंट है, ठीक है। ये इन्वेस्टर है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, तो ये इन्वेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का क्या है सर? 10 लाख रुपए का एक अनरियलाइज प्रॉफिट है। 10 लाख का अनरियलाइज प्रॉफिट है, और अनरियलाइज प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? जेस को। लेकिन जेस का स्टेक कितना है? 40%, तो वो केवल 40% ही कंसिडर करेगा। तो यानी 4 लाख एक अनरियलाइज गेन भी है। आ जाओ साथियों, देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे टैकल होगा। देखो साथियों, सबसे पहले तो आपने ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख ली, फिर आपने शेयरिंग अर्निंग लिख ली कि जहाँ आपका इन्वेस्टी है, जो एसोसिएट है, उसने कुछ पैसा कमाया भी होगा। कैसे पता लगा सर? देखो, ओपनिंग वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग को कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा कितना कमाया है, ठीक है। उसका 40% स्टेक जो है वो जेस लिमिटेड का है, तो ये आप इसमें ऐड कर लोगे। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट को आप माइनस कर लोगे। बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने यहीं पे गड़बड़ी करी है, ठीक है, ये माइनस नहीं करा उन्होंने। तो साथ ही आपको पता लग जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है उसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या है, उसे कंपेयर कर लोगे आप रिकवरेबल अमाउंट से, तो आपको पता लग जाएगा कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना है। ये इम्पेयरमेंट लॉस है, यही लिख के आना है आपको, ठीक है। कैसा था क्वेश्चन? क्वेश्चन सर अच्छा था, टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। यहाँ मैं मान सकता हूँ कि बच्चों ने गलती करी होगी। वो जो अनरियलाइज पोर्शन वाला पार्ट था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर एक्वायरिंग सौर लिमिटेड। तो सौर लिमिटेड का क्वेश्चन आपका कहाँ है? ये रहा, पैरा 3। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 में जेस लिमिटेड ने सौर लिमिटेड को 100% एक्वायर कर लिया फॉर कंसिडरेशन ऑफ 200 लाख। तो सर इंडेस 103 में जो पीसी होता है, पीसी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है। तो ये जो 200 लाख है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? तो साथियों, सबसे पहले आप सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है इस 200 लाख में ये जो आपका इन्वेस्टर है, इसने इन्वेस्टी के शेयर होल्डर को बोला कि आप एज अ जनरल मैनेजर काम करो। साथियों, ये देख के आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि साथियों ये पेमेंट इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय है, और पीसी में आपका क्या होता है? पेमेंट इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर। तो साथियों, जनरल मैनेजर को जो आप पेमेंट कर रहे हो वो कभी भी पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। तो आप कितनी पेमेंट कर रहे हो सर? क्वार्टरली आप 40,000 ईच इंडिविजुअल को पे कर रहे हो, ठीक है। तो 2 साल की आप सैलरी निकाल लोगे कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, और वो इसमें से माइनस कर लोगे। सर कैसे करेंगे? 2 इंटू हर एक बंदे को कितनी जा रही है सर? एक क्वार्टर में 40,000, यानी 2 साल में आपके 8 क्वार्टर हो गए, तो 8 इंटू 40,000, ठीक है। ये एक बंदे को चलेगी, इंटू 2 कर दोगे, दोनों बंदों की सैलरी आ जाएगी, माइनस कर लोगे। फिर ये कह रहा है आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दे रहे हो 4 लाख। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जहाँ दिख गया साथियों, वो आपका पीसी का पार्ट कभी नहीं बनता, ये सीधे पीएल में जाता है इन्वेस्टर के। लेकिन यहाँ शेयर होल्डर देख के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उन्होंने सोचा इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर जा रहा है, नहीं साथियों, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये भी माइनस होगा। फिर ये जो सौर लिमिटेड है साथियों, सौर लिमिटेड फाइल लीगल केस अगेंस्ट जेस लिमिटेड इन द पास्ट। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टी है उसने इन्वेस्टर पे एक लीगल केस फाइल कर रखा था। तो इन्वेस्टर ने बोला तेरी इतनी हिम्मत, ले मैं तुझे ही खरीद लेता हूँ, तूने मुझ पे केस किया, मैंने तुझे ही खरीद लिया। तो साथियों, जेस लिमिटेड ने ये जो केस था ये रफा दफा कर दिया 2 लाख पे, ठीक है। तो ये साथियों, कोई लाइबिलिटी सेटल करिए, ये भी आपका पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। कंसिडरेशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पेमेंट इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, लिटिगेशन सेटलमेंट माइनस कर दोगे, पीसी आपका ये आ जाएगा। इजी था सर, माइनस ही तो करना था, इजी। कहाँ गया? ये रहा, ए पार्ट इसका आंसर है। तो साथियों, केस सिनेरियो 3 में आ जाओ, ठीक है, हंसते खेलते कूदते। एबीसी लिमिटेड जो है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट बताओ इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन रेवेन्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो इससे रिलेटेड कौन सा पैरा है? यहाँ पे देखो साथियों, ये रहा पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है
एबीसी लिमिटेड जो है वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और शुरू में इसने कहा कि भैया मैं 200 घंटे में आपका काम कर दूंगा, 1 घंटे के लेंगे 300 रुपये पर आवर, ठीक है। लेकिन जैसे ही 100 घंटे कंप्लीट हो गए, इसने कहा भैया अब 200 घंटे में काम नहीं होगा, जैसे लेबर लोग करते ही हैं। शुरू में बोलते हैं बाबूजी हम तो आपका काम 4 दिन में कर देंगे, ठीक है, और दूसरे दिन होते ही बोलते हैं भैया बाबूजी ये तो काम 10 दिन से पहले होगा ही नहीं। तो जैसे ही 100 घंटे कंप्लीट हो गए, इन्होंने कहा भैया 50 घंटे और लेंगे और उसके हम लेंगे 200 पर आवर, ठीक है। ये टेक्निक होती है इनकी, बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, फालतू टाइम बढ़ा के। तो इसके बाद साथियों ये टैकल कैसे करना है साथियों, डिट्टो क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको सॉल्यूशन में कैसे टैकल होगा। देखो आपको क्या करना है, पहले 200 घंटे का 300 रुपये के हिसाब से 60,000 कॉस्ट बैठती है। मालिक के साथ रेडी हो गए थे 60,000 पे। 100 घंटे कंप्लीट होने के बाद बोला 50 घंटे और लगेंगे 200 के रेट से, टोटल बनता है 10,000। तो साथियों टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है ये बताओ। सर टोटल बैठ रही है 70,000। अब साथियों इसमें कंसेप्ट भी है कि ये डिस्टिंक्ट है या नॉन डिस्टिंक्ट है। तो साथियों ये कोई डिस्टिंक्ट, ये जो सर्विस है आपकी कोई डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस नहीं है, ये सेम ही है, बस टाइम बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे एडजस्टमेंट होती है, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी डे 1 पे ये इन्फॉर्मेशन होती तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है ये बात है। तो साथियों टोटल 250 घंटे हो गए हैं, 250 घंटे की कॉस्ट बैटरी 70,000 और 1 घंटे की कॉस्ट आ गई 280। तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना था 280 पे, लेकिन साथियों जो 100 घंटे बीत गए थे उस पर हमने 300 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था 30,000, रिकॉग्नाइज 280 पे करना था यानी 28,000। तो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा है उसे आप रिवर्स करोगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट में आप 2,000 माइनस करोगे, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। इजी था पर मुश्किल भी नहीं था जिसने पढ़ रखा है तो। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कोई इतना टेक्निकल पार्ट नहीं था, इसने पढ़ा हुआ है तो। 14 पे आते हैं। तो साथियों आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर डिवीजन गुडविल एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर रीमेजरमेंट, ठीक है। कौन सा पैरा है देख लेते हैं। फर्टिलाइजर डिवीजन यही है सर। तो 1 जून 25 को एबीसी लिमिटेड जो है उसने डिसाइड करा है डिस्पोज करो, रफा दफा करो ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग करंट एंड नॉन करंट एसेट ऑफ वन ऑफ इट्स डिवीजन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर बिजनेस, ठीक है। अब ये बिजनेस उसने कुछ टाइम पहले एक्वायर करा था, इसने कहा इसको डिस्पोज करो। देख के फीलिंग आ रही होगी इंडेस 105 का नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। द डिस्पोजल डज नॉट इन्वॉल्व एबीसी लिमिटेड विड्रॉइंग फ्रॉम पर्टिकुलर मार्केट सेक्टर, ठीक है, बकवास। 1 जून 25 को असेट की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या क्या असेट की वैल्यू है सर ये रही, ठीक है। अब ये जो आपकी असेट है ये डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट है, तो सर सबको ही ऐड कर लोगे, ठीक है। आपको क्या पता लग जाएगा सर, कैरिंग अमाउंट पता लग जाएगी, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड ऑफर द बिजनेस फॉर सेल एट अ प्राइस ऑफ 93 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना साथियों मिलियन में चल रहा है सारा कैलकुलेशन, ठीक है। फिर ये कह रहा है एबीसी लिमिटेड एस्टिमेट दैट कॉस्ट ऑफ सेल इज 10 लाख रुपीज़, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ में है, मिलियन में करोगे तो ये 1 मिलियन आएगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आ गया 93 माइनस 1 92 मिलियन, ठीक है। और इसको ऐड कर लोगे तो आपको इसकी कैरिंग अमाउंट पता लग जाएगी। तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सॉरी इस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से आपको क्या पता लग जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट पता लग जाएगी। आओ साथियों देखते हैं इसमें करना क्या है। यहाँ पे देखो तो इंडियस 105 का भी तड़का है क्योंकि डिस्पोजल ग्रुप का डिस्कस हो रहा था, और इंडियस 36 का भी तड़का है। तो साथियों हमने कैरिंग अमाउंट पता कर ली, ये आ रही है 126। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देख लिया जो कि क्या है अल्टीमेटली हमारा रिकवरेबल अमाउंट। तो साथियों इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 34 का। अब यहाँ पे जो आपका नेट एसेट है उसमें गुडविल भी है, तो साथियों 34 में सारा का सारा अमाउंट पहले तो गुडविल को चले जाएगा, ठीक है। 20 लाख की गुडविल थी, सारा यहाँ चले जाएगा और बैलेंस आपका चले जाएगा अदर एसेट में। सर कहाँ अदर एसेट में जाएगा, ये देखो ये आपको डिस्पोजल ग्रुप में गुडविल दिख रही है, तो इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले यहाँ चले जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि इंडेस 36 किस किस पे एप्लीकेबल होता है।
क्या इंडिया 36 इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल होता है? आंसर इज नो। ट्रेड रिसीवेबल पे एप्लीकेबल होता है? आंसर इज नो। इन दोनों पे एप्लीकेबल होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस का जो बाकी पार्ट है वो 40:16 के रेशियो में इन दोनों असेट पे अलोकेट हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? यहाँ देखो, ये जो 14 का इम्पेयरमेंट लॉस बचा हुआ है, 34 में से 20 यहाँ चले गया, बैलेंस जो बचा हुआ है वो पीपी और आपका पेटेंट और ट्रेडमार्क में चले जाएगा, जो उनके कैरिंग अमाउंट है। तो सर ये आपका चले गया। तो आपसे ये पूछा गया था कि इम्पेयरमेंट लॉस के बाद गुडविल की वैल्यू क्या है? सर गुडविल की वैल्यू नील है, क्योंकि गुडविल तो सारी की सारी इम्पेयरमेंट हो गई, इम्पेयर हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। फिर अगला क्या कहता है, पीपी की वैल्यू क्या है? तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दो। ठीक है, इजी था सर, इजी था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो ये हमारा 13 और 14 दोनों क्वेश्चन निपट गए। फिर हमारा लास्ट बचा है 15। 15 के लिए क्या कह रहा है, हाउ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन एरर डिस्कवर्ड ऑन 30 अप्रैल 26 इन रेस्पेक्ट ऑफ सीमेंट यूनिट शुड बी करेक्टेड। तो सर किससे रिलेटेड है? सर एरर की बात हो रही है। एरर की बात कहाँ होती है? इंडिया से 8 में अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट और एरर। तो इससे रिलेटेड पैरा देख लेते हैं। ये रहा साथियों, अब 30 अप्रैल 26 को जो कंपनी है उन्होंने देखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर मार्च 31 26 वाज ओवर वैल्यूड बाय 10 लाख। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन हो गई। ठीक है, ड्यू टू कैलकुलेशन एरर। ठीक है, फिर एक यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहे हैं 15 अप्रैल 26 को। ठीक है, तो साथियों इंडियस 8 का कंसेप्ट जिसने पढ़ रखा है तो पता है कि कोई भी एरर अगर मिलता है, देखो अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर, ये सारे आपके रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इफेक्ट जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर का। तो ये साथियों जो 10 लाख का एरर है, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है आपके, ये आपके रिलेटेड है 31 मार्च, ये आपका रिलेटेड है पिछले साल की जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपका ओपनिंग पे भी जाएगा। इससे रिलेटेड भी एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा, जो इम्पोर्टेंट मार्क था। तो साथियों अल्टीमेटली होगा क्या, आपको ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करना पड़ेगा ऑफ करेंट ईयर, तो करना ही पड़ेगा, और आपके जो कंपैरेटिव फिगर है उस पर भी आपका अफेक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपसे आपका डिस्क्रिप्ट का तो एक डिटेल क्वेश्चन है, उसी को इन्होंने थ्योरी बना के पूछ लिया। तो साथियों एमसीक्यू पार्ट बहुत ही इजी थे, जिसने कंसेप्चुअली पढ़ रखा है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर जो सेलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों, जिसको सिंगल अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना है वो सेलेक्टिव स्टडी मत करो। ठीक है, तो साथियों इसके बाद हम जंप करते हैं सीधा डिस्क्रिप्टिव पे, और डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं क्या क्या तड़के हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो साथियों ये जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये इस एंगल से करा रहा हूँ कि जो नवंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो साथियों टैकल कैसे करना है क्वेश्चन को वो भी आप समझ लो। ठीक है, और सॉल्यूशन तो हम समझ ही रहे हैं, यानी एक तीर से दो निशान है। तो साथियों सबसे पहले आप एंड में आ जाओ और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लो। ये क्या कह रहा है, नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पनामा फार्मा टू अकाउंट फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। देख के पता लग गया इंडेक्स 103 का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, यानी डे 1 की आपसे बात कर रहे हैं। सेकंड में आपसे बोल रहा है आपको कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट बतानी है, यानी साथियों क्वेश्चन आपका 103 प्लस 110, ठीक है, दोनों का है। तो साथियों हमें चाहिए क्या होता है, साथियों हमें 6 स्टेप्स याद है इंडियाज 103 के। सर बिल्कुल याद है। उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है हमारा? सर पहले एक्वायरर देख लो कौन है, पनामा फार्मा, ये आपका एक्वायरर है। बायोजेन रिसर्च लिमिटेड, ये आपका कौन है? एक्वायरी है। ठीक है, टू अचीव दिस, जो पनामा फार्मा है उसने 30% स्टेक लिया है 15 लाख रुपए में ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है, अब 30% में कंट्रोल तो आएगा नहीं, तो इसने 40% फर्दर स्टेक ले लिया ऑन 1 जनवरी 26। तो अब टोटल स्टेक कितना हो गया सर? 30 प्लस 40 यानी 70% स्टेक आ गया। और डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है हमारी? 1 जनवरी 26, यानी इस डेट पे आपको कौन सा लगेगा? इंडेक्स 103 लगेगा। 24 लाख आपका क्या आ गया सर? ये आपका पीसी आ गया फॉर 40%। ठीक है,
अब इसके साथ आपको ये भी चाहिए होता है सर, जो आपका 30% स्टेक है जो पहले एक्वायर करा था उसकी फेयर वैल्यू क्या है ऑन डेट ऑफ 1 जनवरी 26, सर वो है 17,50,000। ठीक है, पीसी का काम हमारा हो गया। फिर हमें क्या निकालना होता है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। अब साथियों यहाँ पे पनामा फार्मा आपका राइट साइड में दे रखा है और जो बायोजेन है वो आपका लेफ्ट साइड में दे रखा है। जनरली जो ट्रेंड है वो क्या है, यहाँ पे आपका एक्वायर दिया होता है और यहाँ आपका एक्वायरी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। तो जो हमारा एक्वायरी है उसका हमें इक्विटी चाहिए और अदर इक्विटी चाहिए। सर ये कौन सी डेट को दे रखा है, डेट जरा ध्यान से देख लेना, ऑन 1 जनवरी 26 को दे रखा है, यानी जिस दिन आप एक्वायर कर रहे हो उसी दिन की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ठीक है सर, अदर इक्विटी आपको 24 लाख का दे रखा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालने के लिए हम इक्विटी, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का सपोर्ट लेते हैं। ठीक है सर, उसके बाद दिखाया जो बायोजेन है आपकी एक्वायरी है, ठीक है, उसकी कोई सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है और उसने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करी है। सर वो कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है। इंडियाज 103 कहता है कि अगर वो इंटेंजिबल एसेट है उसकी फेयर वैल्यू देखो और उसे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट का पार्ट बनाओ। 8,50,000 आइडेंटिफाइबल नेट एसेट का पार्ट बनेगा। ठीक है, फिर ये फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि बायोजेन जो है उसके पीपीई और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड की फेयर वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, आपको इस फेयर वैल्यू को चेक करना है, कंपेयर करना है इनकी कैरिंग अमाउंट से जो यहाँ पे दे रखी है। पीपी 18 लाख दे रखा है, ये 10 लाख दे रखा है, लेकिन फेयर वैल्यू 26 और 11,50,000 है। तो जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो आपको आइडेंटिफाइबल नेट एसेट पे हिट करेगा। ठीक है, यानी 18 से 26 यानी 8 लाख का जो यहाँ पे गेन है और यहाँ पे जो 1,50,000 का गेन है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट को बढ़ा देगा। ठीक है, और कुछ है? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। साथियों हमेशा ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन अगर आप एक साथ टैकल करोगे ना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने टेक्निक बताई है कि जिस पार्ट को आपको डील करना है पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ले लो और उसे सॉल्व करो। ठीक है सर, आपको मैं लेके चलता हूँ सीधे क्यूए पे। तो ये रहा सर हमारा क्यूए। ठीक है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालने, इक्विटी, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी हमने देख लिया, फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट 8,50,000 हमने ले लिया, और पीपीई और बॉन्ड कितने से बढ़ रहा है वो भी हमने ले लिया। तो फाइनली हमें क्या पता लग गया, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। स्टेप 5 में एनसीआई लेते हैं। एनसीआई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे रखी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा मेहरबान है सर, इस बार क्वेश्चन बड़ा मेहरबान है। एनसीआई की वैल्यू उसने निकाल के दे दी आपको 16 लाख। ठीक है सर, सारी वैल्यू मिल गई, गुडविल निकालना है, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 40% पीसी की वैल्यू 24 लाख है और जो 30% स्टेक पहले एक्वायर करा था उसकी फेयर वैल्यू आपको 17,50,000 दे रखी है। एनसीआई भी क्वेश्चन ने डायरेक्टली दे रखा है। क्वेश्चन बड़ा मेहरबान है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट भी आपको दे दिया, अल्टीमेटली गुडविल आपका निकल जाएगा। सर अगर हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो कितने नंबर मिल जाएंगे? सर यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो आराम से आपको एग्जामिनर 3 नंबर दे देगा। इतनी मेहनत करने के बाद 3 नंबर, हाँ सर। उसके बाद जनरल एंट्री पास करते हैं। अब जनरल एंट्री में ये वाला पार्ट जो है कई बच्चों ने मिस किया है। सर क्या मिस करा है बता दो। आप यहाँ पे देखोगे तो 30% स्टेक आपने एक्वायर करा था 15 लाख पे, लेकिन जिस दिन आपका कंट्रोल आ गया उस दिन इसकी फेयर वैल्यू हो गई 17,50,000, यानी इसकी वैल्यू 2,50,000 से बढ़ गई है। तो सर ये जो गेन है ये आपको अपने पीएल में ट्रांसफर करना है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन बायोजेन 2,50,000, अब आपका फाइनली कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है सर, इसको हमने बढ़ा लिया, पीएल में डाल लिया। अब आपको एंट्री पास करनी है रिकग्निशन की। तो सर सबसे पहले तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी 30%, इट इज़ नो मोर एसोसिएट। ठीक है, क्योंकि अब वो क्या बन गई है, हमारी सब्सिडी। तो सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट आप 17,50,000 में लेके गए हो उसे बाहर कर दो। सबसे पहला काम ये करो। सर हमने बाहर कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं है सर, उसके बाद जो अभी आपने स्टेप्स पढ़े थे उन स्टेप्स को ही कंसिडर करना है। सर क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने पीसी निकाला, तो पीसी आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। सर 4 लाख आपने क्रेडिट कर दिया, इजी इजी। इस लाइबिलिटी के बदले आपको मिला क्या, यानी इस पेमेंट के बदले आपको मिला क्या? आपको मिला सर INA
47 लाख का कहाँ निकाला सर? अभी निकाला है आप। और गुडविल आपने कैलकुलेट करी है 10,50,000 की, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और एनसीआई भी आपका आ जाएगा 16 लाख का, ठीक है। ये आपने पास कर लिया, आपकी जनरल एंट्री पास हो गई। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो साथियों आ जाओ, सबसे पहले इजी पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पीपी और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है एक्वायरी का, फेयर वैल्यू पे आप कंसोलिडेट करोगे, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं सबसे पहले। आ जाओ 26 और 1150। तो आप ये देख रहे हो जो पीपीई है उसमें एक्वायरी का 26 लिया है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है उसे 11,50,000 पे लिया है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री का पॉइंट देख लेते हैं, मज़ेदार पॉइंट है साथियों। आप ये एक बात ध्यान रखना, आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो एज पर शेड्यूल 3 डिवीज़न 2 के हिसाब से बनानी है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है। पहले एसेट आएंगी, फिर लाइबिलिटी आएंगे। एसेट में पहले नॉन करेंट, फाइनेंशियल एसेट, करेंट एसेट में नॉर्मल एसेट, फिर फाइनेंशियल एसेट, इस तरीके से। तो साथियों इन्वेंट्री वाला पॉइंट देख लेते हैं, मज़ेदार पॉइंट है। ड्यूरिंग द ईयर पनामा फार्मा सोल्ड गुड्स टू बायोजेन फॉर 2 लाख, ठीक है। पेरेंट ने माल बेचा सब्सिडरी को। अच्छा, ये जो माल बेचा है इसकी कॉस्ट है 1,50,000, यानी 50,000 के प्रॉफिट पे चिपका दिया। ये कह रहा है 40% ऑफ दिस गुड्स रिमेन इन द इन्वेंट्री ऑफ बायोजेन, यानी 40% अनसोल्ड है। तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट की कहानी आएगी। तो साथियों आ जाओ, सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको। देखो 50,000 का आपका प्रॉफिट था, इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 20,000। अब ये जो 20,000 अनरियलाइज प्रॉफिट है ये किसकी बुक्स में पड़ा हुआ है सर? पेरेंट की बुक में। एक तो पेरेंट इसे एलिमिनेट करेगा, दूसरा ये जो 20,000 का स्टॉक है ये आपके सब्सिडरी के बुक्स में भी पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री की वैल्यू में इंक्लूड करके। तो जो आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में से ये जो इन्वेंट्री है सब्सिडरी की उसमें से 20,000 माइनस करोगे इस अनरियलाइज प्रॉफिट को। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट का एक तो यहाँ एडजस्टमेंट आ जाएगा और अदर इक्विटी में यहाँ 20,000 माइनस कर दोगे, ठीक है। और कोई बड़ी बात है इसमें, ये वाला पॉइंट देख लो, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ फार्मा इंक्लूड 1 लाख ड्यू फ्रॉम बायोजेन, यानी पेरेंट को सब्सिडरी से 1 लाख लेने हैं। तो सर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होगा तो 1 लाख माइनस कर देंगे। उसी तरीके से जो सब्सिडरी है उसकी बुक्स में भी 1 लाख रुपीज़ ट्रेड पेबल में होंगे तो वहाँ पे भी माइनस कर देंगे। और कोई एडजस्टमेंट है? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी तो साथियों इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बची। अब आ जाओ, देखो ट्रेड रिसीवेबल में आपने 1 लाख माइनस कर दिया, सीसी आपने पेरेंट सब्सिडरी के कंसोलिडेट कर लिए। उसके बाद हाँ इंटेंजिबल एसेट 8,50,000 यहाँ लिख लेना, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। इक्विटी केवल पेरेंट का आता है, आपको पता ही है। और फर्दर अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए कोई शेयर इशू करें तो वो आते हैं, वो इसमें है नहीं। अदर इक्विटी में पेरेंट और सब्सिडरी के अदर इक्विटी ऐड कर लोगे, उसमें 20,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर लोगे, ठीक है। एनसीआई फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल में 1 लाख माइनस कर लोगे, बस इतना कर लिया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन। तो क्वेश्चन कैसा था सर? क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार था। क्या क्वेश्चन का लेवल कैसा था सर? क्वेश्चन का लेवल इजी था, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इंडेस 109 पे, ठीक है। क्या तड़का है सर क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में ठीक है, प्री पेमेंट है डिबेंचर की। तो साथियों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में था ये क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 50,000 5 ईयर 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर है, यानी सर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन ने पहली लाइन यही पूछी है, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताओ कि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें बताओ कि लाइबिलिटी का पार्ट कौन सा है, इक्विटी का पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही बता देंगे साथियों। आ जाओ, जो आपका इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और सेविंग इन इंटरेस्ट जो है आपका वो इक्विटी है, ठीक है। उसके बाद
सेकेंड रिक्वायरमेंट है, ये पूछ रहा है लाइबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू बताओ और इक्विटी की वैल्यू बताओ और इसकी जर्नल एंट्री पास करो। ये क्वेश्चन तो आपने इतने करे होंगे कि आपको भी गिनती में याद नहीं होंगे। सर हमें याद है, हमने बहुत मेहनत करी है। वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लो कि इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो कितना है। सर 50,000 और 100 का एक डिवेंचर है, यानी आपका हो गया 50 लाख। 50 लाख पे आप 6% यानी 3 लाख रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 5 ईयर्स के लिए। और ये आपका डिवेंचर जो है रिडीम होगा फेस वैल्यू पे हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी पता लग जाएगी। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट 3 लाख 5 साल के लिए पे करोगे तो एन्युटी फैक्टर लगाओगे 5 ईयर का, ठीक है, एट 10%। और प्रिंसिपल 50 लाख पे आप डिस्काउंट फैक्टर लगाओगे 5th ईयर का, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू पता लग गई। उसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें से फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको इक्विटी पता लग जाएगा, ठीक है। जनरल एंट्री ये पास कर लोगे ऑन डे 1, इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है थर्ड पॉइंट में, डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज द प्रीपेमेंट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रीपेमेंट ऑप्शन होगा, ये रहा कन्वर्जन ऑप्शन। कन्वर्जन ऑप्शन है डिवेंचर होल्डर के पास टू कन्वर्ट द डिवेंचर इनटू 10 इक्विटी शेयर ऑफ पावरटेक लिमिटेड, ठीक है। प्रीपेमेंट ऑप्शन भी है इसमें। डिवेंचर होल्डर हैज राइट टू डिमांड अर्ली प्रीपेमेंट ऑफ द डिवेंचर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। द प्रीपेमेंट अमाउंट विल बी एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन फेस वैल्यू। तो 3rd ईयर के एंड में प्रीपेमेंट हो जाएगी, ठीक है। और प्रीपेमेंट करना होगा 5% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। तो 50 लाख का 5% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। आ जाओ साथियों, देखते हैं कैसे टैकल होगा। तो इसे टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है सर? सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये जो डिबेंचर है इसकी ऑन डेट ऑफ पेमेंट यानी 3 साल बाद कैरिंग अमाउंट क्या है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एलएटी। एलएटी बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अमाउंट जो है इस अमाउंट पे ये लाइबिलिटी आपकी बुक्स में खड़ी हुई है। तो ये लाइबिलिटी आपने लिख ली अमाउंट के साथ। इक्विटी का वैल्यू तो चेंज होता ही नहीं है, इक्विटी रीमेजर होता ही नहीं है। तो ये अमाउंट आपका सेटल हो रहा है। सर 50 लाख पे 5% ऐड करोगे तो 52,50,000 इतना आपने पे करा है इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा हो रहा है। ये फ़ायदा कहाँ जाएगा सर? रिटेन अर्निंग में जाएगा। सर कैसा क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन इजी था। 2 का ए 10 मार्क्स, 3 के आपकी जेब में। फिर आते हैं 2 का बी। सर एक वो इंडेक्स है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं और अपने 4 नंबर गवा के आते हैं। तो साथियों चिल जोन, तो एग्जामिनर भी आपसे कह रहा है चिल चिल चिल, ठीक है। तो चिल जोन जो है वो एयर कंडीशन बना रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे ये प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट इश्यूज हैव अरेजन, ठीक है। तो इंडेक्स 34 का क्वेश्चन है। तो 34 का जो क्वेश्चन है उसमें ये पहला पार्ट है, वो ये कहता है इंडिया आपसे कि आपका जिस क्वार्टर का जो एक्सपेंस है या जो इनकम है वो उसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। तो ये कह रहा है इसने 800 लाख कमाए हैं इन Q1, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ इट्स टोटल एनुअल रेवेन्यू, ठीक है। रिमेनिंग 200 लाख, अभी रिमेनिंग 200 लाख आपके बाकी 3 क्वार्टर के हैं, लिखा भी हुआ है। अब एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इसने क्या करा है, इसने 250 लाख का रेवेन्यू हर क्वार्टर में दिखा दिया ताकि हर जगह बराबर परफॉर्मेंस दिखे। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आपने Q1 में 800 लाख कमाया है तो Q1 में 800 दिखाओ, बाकी क्वार्टर में आप जितना कमा रहे हो उतना दिखाओ, यही लिख के आना है आपको। फिर ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका टैक्स रेट से रिलेटेड है। तो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 1 करोड़। अब इस 1 करोड़ पे आपको टैक्स भी देना है, ठीक है। ये टैक्स स्लैब की हेल्प से आप ये पता लगा लोगे कि एनुअल टैक्स कितना जाएगा।
सर 1 करोड़ पे पहले 50 लाख पे आपको 25% देना है, और जो अनदर 50 लाख है उस पर 40% देना है। तो आपको सर टैक्स एक्सपेंस पता लग जाएगा। उस टैक्स एक्सपेंस को इस प्रॉफिट से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो उतना ही आपको टैक्स एक्सपेंस अपने बुक में दिखाना है। इसने टैक्स एक्सपेंस 10 लाख दिखाया है, आना कितना चाहिए बोर्ड नोट्स में देखते हैं। सर आपका जो टैक्स रेट आ रहा है वो 32 पॉइंट आ रहा है, तो 40 लाख पे आपको 32 पॉइंट यानी 13 लाख का आपको टैक्स एक्सपेंस दिखाना है। इसने दिखाया है कितना 10 लाख, तो गलत दिखाया है सर। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कह रहा है चेंज इन एस्टिमेट द री स्टेटमेंट एरर, ठीक है, इन Q1। सर चेंज इन एस्टिमेट क्या आपका एरर होता है? आंसर इज नो। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तो इंडेस 8 का भी इसमें तड़का आ गया है। इसमें कह रहा है कंपनी ने 2% का एक वारंटी प्रोविजन बना रखा है, ठीक है। Q3 में इसको लग रहा है कि डिफेक्ट जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये इसे रिवाइज करना चाह रहा है टू 5% फॉर द एंटायर ईयर सेल। जो मिस्टर दास है वो कह रहा है कि जो Q1 Q2 है, देखो ये रिवाइज कर रहा है Q3 में, लेकिन ये इसे रेट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज करना चाह रहा है। तो साथियों अगर आपने इंडियाज 8 ध्यान से समझाओ तो बोलता है कि अगर कोई भी आपका कोई भी चेंज इन एस्टिमेट है तो वो प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। पहली बात तो ये एरर नहीं है, ठीक है, चेंज इन एस्टिमेट कोई एरर नहीं होता। तो ये जो 5% का एरर आप इसे रेट्रोस्पेक्टिवली दिखाना चाह रहे हो, नहीं दिखा सकते, यही बात आपको लिख के आनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा था सर? इजी था, जिसने पढ़ रखा होगा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड का है साथियों, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जो छोटे छोटे इंडियाज आप छोड़ के जाते हो वहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन आईसीआई पूछता है, जो आप देख भी रहे हो। हर ट्रेंड में यही देखा जाता है कि जो छोटे छोटे इंडियाज आप छोड़ के जाते हो आईसीआई उनसे बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन पूछता है, और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ बीच में घुसा देता है। अब होता क्या है कि ना पढ़ने की वजह से आपको अनफॉर्चुनेटली इनको छोड़ के आना होता है और आप अल्टीमेटली अटक जाते हो 40-50 में, तो आपकी एग्जाम्शन आ नहीं पाती। तो ये 4-4 नंबर अगर आप कंसिडर करके चलोगे तो आपके 15-20 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। और एमसीक्यू में भी तड़के पूछ रहा है इसके। तो एडवाइस ये है छोटे छोटे इंडियाज आप पढ़ के जाओ और अपने एग्जाम्शन लेके आओ, ठीक है। क्या बात है सर, सही डायलॉग मारा। थर्ड ए में क्या है सर? इसमें लिखा है इलेक्ट्रो ड्राइव लिमिटेड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंडियाज 116 का है, और ये इस बार क्वेश्चन इन्होंने लेसर का पूछ लिया, लेसर डीलर वाला। सर आपको कैसे पता लगा? देखो साथियों ये बच्चा भी इंटेलिजेंट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर मार्क कर रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डीलर वाला केस है, यानी ये माल बनाता भी है, ठीक है, और एज अ लेसर भी इसकी अकाउंटिंग होगी। तो ये कंपनी है, ये बस सेल कर रही है, ठीक है। 1 अप्रैल 22 को ये एक फाइनेंस लीज में एंटर हो गई है, ठीक है। अब जो लीज एग्रीमेंट के टर्म्स है वो दे रखे हैं आपको। लीज टर्म है आपकी 4 ईयर्स। एनुअल लीज रेंटल है आपका 18,06,560, ठीक है, पेबल एनुअली इन एरिया, यानी साल के एंड में पे हो रहा है। जो इस बस की कॉस्ट है साथियों वो 45 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और इस बस की फेयर वैल्यू आपको दे रखी है 60 लाख रुपीज़। रेजिडुअल वैल्यू आपको दे रखी है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। और इसने क्लियरली बता दिया ये जो रेजिडुअल वैल्यू है सर ये अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है। तो जिसने ये वाला केस पढ़ रखा है आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू को हम बाइफरकेट करते हैं बिटवीन गारंटेड एंड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है। उसके बाद इलेक्ट्रो ड्राइव लिमिटेड ने 25,000 का कुछ कॉस्ट भी इनकर करा है लेसर ने टू अरेंज द लीज, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है 10% है, तो साथियों आपको डिस्काउंट रेट दे दिया, ठीक है, और आपको डिस्काउंट फैक्टर भी दे दिया और आपको एन्युटी फैक्टर भी दे दिया, ठीक है। तो आपको यही यूज़ करना है, कैलकुलेटर चला के नंबर नहीं गंवाने अपने। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रो ड्राइव लिमिटेड का रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है और प्रॉफिट कितना है। आपको एलईटी भी बनाना है। तो सर बना लेंगे सर, बहुत ही आराम से बना लेंगे, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों सबसे पहले आपको रेवेन्यू निकालने के लिए पीवी करना पड़ेगा, जो भी लीज रेंट है उसका पीवी निकाल लो। तो एनुअल रेंटल इनटू एन्युटी फैक्टर, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ गया, ठीक है।
ये आपका क्या बन जाएगा सर, ये आपका रेवेन्यू बन जाएगा। अब आपको ज्ञान वाली बात बताऊं, अगर इसमें जीआरवी होता, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, तो वो भी रेवेन्यू में आ जाता, लेकिन यहाँ पे यूजीआरवी है इसलिए रेवेन्यू में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर हमारी जो कॉस्ट है वो 45 लाख दे रखी है, ठीक है, और इसमें से जो यूजीआरवी है वो आप माइनस कर दोगे, लेकिन यूजीआरवी का पीवी माइनस करना है आपको। ठीक है, तो फोर्थ ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो यूज़ करना है, वो ध्यान रखना। माइनस कर दिया तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहती हो, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, प्लस जो आपकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो रही है वो भी माइनस कर लो, आपका प्रॉफिट आ गया। उसके बाद लीज रिसीवेबल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें यूजीआरवी कंसीडर होगा। ठीक है, तो उसमें यूजीआरवी आपने कंसीडर कर लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट के साथ, जो ऊपर कैलकुलेट किया था, तो ये आ गया आपका 60 लाख रुपीज़। और 60 लाख ही आपका क्या है साथियों, फेयर वैल्यू। तो साथियों इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो जनरल एंट्री में आप क्या पास करोगे, देखो सबसे पहले जो बच्चों ने यहाँ पे गलती करी है, ठीक है, जो मैसेज आया है मुझे, सर उन्होंने बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं करा। सतियों आपने 25,000 की पेमेंट करी है लेसर ने, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा। और ये जो 25,000 की पेमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इसे अलग से भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो हमने 25,000 को अलग से दिखा दिया, इसमें भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल आपने अलग से दिखा दिया। ठीक है, लीज रिसीवेबल आपने कैलकुलेट कर लिया था अभी। ठीक है, रेवेन्यू आपने कैलकुलेट कर लिया था, तो इन्वेंट्री आप दिखा दोगे यहाँ पे जो कॉस्ट पे डी रिकॉग्नाइज होगी। उसके बाद एलएटी बना लोगे। एलएटी में भी कोई बड़ी बात नहीं है। एलएटी में यहाँ पे ध्यान रखना जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है साथियों, ये लीज रिसीवेबल 60 लाख, इसके बेस पे आपको एलएटी बनाना था। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपका आराम से टैकल हो गया होगा। जो पढ़ के गया होगा उससे टैकल हो गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3B, अगेन उन्होंने एक छोटा सा इंडेस निकाल लिया है। तो साथियों ये यही इसी बेस पे पेपर सेट कर रहे हैं कि बड़े बड़े इंडेस के साथ एक छोटा इंडेस डाल दो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नवंबर 26 के लिए तैयारी रखो अपनी। ये आपका इंडेस 108 पे है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको कुछ ऑपरेटिंग सेगमेंट दे दिए हैं, आपको ये बताना है इन ऑपरेटिंग सेगमेंट में से रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपको निकालना होता है कि 192 लाख इनकी टोटल सेल्स है। ठीक है, इस टोटल सेल्स में जिस जिस सेगमेंट का 10% या उससे ऊपर की सेल्स होगी वो साथियों आपकी बन जाएगी रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो यहाँ पे साथियों आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने में पता लग रहा है कि जो एल है टोटल सेल्स का 28% सेल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट एल का है और 54.68% जो है वो ओ का है। तो इनका जो सेल्स है वो 10% या उससे ज़्यादा है, तो ये आपके बन जाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट और एम एंड एन नहीं बनेंगे। ठीक, तो आपको ये थ्रेशोल्ड वाली बात लिख के आनी है, 1 नंबर इसके यहाँ मिलेंगे आपको। ऑपरेटिंग सेगमेंट की जो सेल्स है वो 10% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब साथियों इसमें एक तड़का और है कि जो आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट है यानी एल एंड ओ, इसकी जो एक्सटर्नल सेल्स है वो साथियों एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे चेक करा, कहाँ पे चेक करा, एल एंड ओ की जो टोटल सेल है साथियों वो 82 लाख का 75% नहीं आ रहा। तो आपको इन दोनों सेगमेंट में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेगमेंट को हमें रिपोर्टेबल बनाना है, और उसमें से किसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल बना के अब आपकी टोटल जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसकी जो सेल्स है वो 75% होनी चाहिए, किसकी, 82 लाख की। तो साथियों हमने एन को रिपोर्टेबल बना लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो एन है वो आपका न्यू बिजनेस है और इसकी जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमने एन को भी रिपोर्टेबल बना लिया। अब साथियों एल एन ओ ये आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगी, और अब आप एल एन ओ के एक्सटर्नल सेल्स का टोटल करोगे तो ये 82 लाख का 75% से ज़्यादा इनका सेल्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3B भी इजी था, इतना कोई मुश्किल नहीं था।
उसके बाद आते हैं साथियों 4A में। 4A आपका इंडेस 19 का एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 6 नंबर के हिसाब से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये है कि साथियों इन्होंने आपको वही करेंट सर्विस कॉस्ट, बेनिफिट पेड, कंट्रीब्यूशन पेड, पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट, डिस्काउंट रेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट आपको दे दिया है। आपको पता क्या करना है? आपको एक्चुअल गेन लॉस पता करना है, ठीक है। ये गेन लॉस आपका कैसे रिकॉग्नाइज होगा, कहाँ रिकॉग्नाइज होगा सर? पीएल में। बैलेंस शीट में कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो आपको बताना है। और कॉम्पोजिशन ऑफ अकाउंट रिकॉग्नाइज इन पीएल। पीएल में जो भी आप डाल रहे हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं उसका कॉम्पोजिशन आपको बताना है। तो साथियों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4A। तो साथियों ये आपका ईयर 1 है, ठीक है, ये आपका ईयर 1 है। तो आपको इसका फॉर्मेट पता ही होगा। आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लान असेट के कॉलम बनाना होता है और एक नेट लाइबिलिटी का कॉलम बनाना होता है। तो डीबीयू का बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस 2000 दे रखा है, करंट सर्विस कॉस्ट आपको 250 दे रखी है। उसके बाद आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है साथियों, इंटरेस्ट इनकम या इनकम इंटरेस्ट कॉस्ट, वो साथियों आपकी ओपनिंग बैलेंस पे लगती है, तो वो आपकी 11% के हिसाब से लगेगी, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट पेड माइनस हो जाएगा। तो साथियों ये सारा आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2210। लेकिन साथियों आपको जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन दे रखी है वो 2430 दे रखी है, यानी यहाँ पे वैल्यू आपकी बढ़ रही है, और बढ़ रही है इसका मतलब ये आपकी ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो लॉस होता है, तो 220 का लॉस आपने दिखा दिया। वही चीज़ प्लान असेट में आप करोगे, ठीक है। 2000 पे इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है। तो 2000 पे 11%, 220 ये आ जाएगा, बेनिफिट पेड 260 ये आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन 160 यहाँ पे आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 2120 आ रहा है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2294। तो साथ ही यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ना यानी गेन होता है, तो यहाँ पे आपने गेन बुक कर लिया। इन दोनों का नेट इफेक्ट आप ले लोगे तो नेट इफेक्ट की वैल्यू यहाँ पे ले लोगे, ये आ जाएगा आपका नेट लाइबिलिटी, ठीक है। नेट में आप देखोगे 46 का लॉस आ रहा है, ठीक है। फिर अमाउंट रिकॉग्नाइज इन पीएल भी आपसे पूछा था। तो साथियों पीएल में आपका क्या आता है? करंट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, 250 आ जाएगा सर ये वाला अमाउंट नेट लाइबिलिटी का, और नेट रिमेजरमेंट लॉस इन ओसीआई। तो साथियों ये जो आपका ओसीआई वाला अफेक्ट है वो आप यहाँ पे दिखा दोगे 46 का, ठीक है। बाकी 2 साल का भी ऐसे ही होगा, सॉल्यूशन में मैंने दे रखा है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका इंडेस 20 का क्वेश्चन है। मैं आपको सही बताऊं, पिछली बार भी इंडेस 20 पे क्वेश्चन पूछ लिया था जनवरी अटेम्प्ट में, और इस बार भी पूछ लिया। अब बच्चे छोड़ के गए थे। तो साथियों आपकी जो स्ट्रैटेजी रहती है कि पिछली बार जो इंडेस आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, ये स्ट्रैटेजी एक फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप बिल्कुल भी यूज़ मत करो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपकी हाई वाली स्ट्रैटेजी है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो ए लिमिटेड को 40 लाख का ग्रांट मिला है फॉर इमीडिएट स्टार्टअप विदाउट एनी कंडीशन। तो साथियों ये आपका जो ग्रांट है आपको लिखना है, ये रेवेन्यू रिलेटेड ग्रांट है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये सीधा आपका कहाँ चले जाएगा? पीएल में। सेकंड वाला जो ग्रांट है आपका वो 30 लाख का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मिला है फॉर मेडिसिन ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका सेम पिछले बार भी आया था, ठीक है, दोबारा से इन्होंने पूछ लिया। तो ये अगेन आपका रेवेन्यू रिलेटेड ग्रांट है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है भैया लंग कैंसर के लिए कोई ऐसी दवा बनाओ जिसे खाते ही बंदा ठीक हो जाए। अब इन्होंने कहा है इस ग्रांट पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि साथियों आपकी जो कॉस्ट है वो साथियों एटलीस्ट 50% से नीचे आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर नीचे आएगी तो साथियों मेडिसिन भी मार्केट में सस्ती बिकेगी। तो ये जो रेवेन्यू ग्रांट है ये कंडीशन रिलेटेड है। तो आपको इस ग्रांट को 2 साल में हौले हौले जैसे जैसे आपकी कंडीशन मीट करते जाती है वैसे वैसे आप इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। थर्ड वाला जो है आपका सी लिमिटेड रिसीव 1 एकड़ ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड मिली है यानी ग्रांट कैसी है? नॉन मॉनेटरी। फेयर वैल्यू इसकी 15 लाख है,
ठीक है। एंड एक्वायर वैल्यू बाय गवर्नमेंट, ये हमारे काम का नहीं है। हमें तो लैंड मिल गई है, तो लैंड एक नॉन मॉनेटरी असेट मिल गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो, यानी 10 रुपये पे। ठीक है, कैसे दिखाओगे सर इसे? ये एंट्री आप लिख लोगे, असेट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और ये आपका सीधे पीएल में चले जाएगा। पीएल में नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट में। जी जी, 10-10, तो ये एंट्री बस ये दिखा देगी कि हाँ आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। दूसरा तरीका क्या है सर, आप 10 पे ना दिखा के इसको फेयर वैल्यू पे दिखा दो। ठीक है, तो इजी था बिल्कुल। अगला जो फोर्थ पॉइंट है, ये कह रहा है कि आपको एक लोन मिला है, ठीक है, फॉर सेटिंग अप अ प्लांट एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, फ्रॉम गवर्नमेंट। तो साथियों इंडियाज 20 आपका लिंक है इंडियाज 109 से, तो इंडियाज 109 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट से कोई लोन मिलता है तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो साथियों बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको कोई फिगर वगैरह नहीं दे रखी, तो आपको थियोरेटिकली आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जो कंसेशन रेट है आपका, जो आपका मार्केट रेट है, ठीक है, मार्केट रेट से आप क्या करोगे, जो भी आपका लोन के कैश आउटफ्लोज होंगे, ठीक है, उसको आप पीवी कर लोगे, वो आपकी बन जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, इस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी को आप टोटल प्रोसीड से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि आपको 20 लाख का ग्रांट मिला है फॉर परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 90 लाख। ठीक है, तो ये साथियों आपका मॉनेटरी ग्रांट है रिलेटेड टू असेट। इसकी लाइफ आपको 10 ईयर दे रखी है। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। देखो सबके सॉल्यूशन मैंने आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखो आपका ये रहा फिफ्थ वाला। तो जो 20 लाख आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, एक तरीका तो ये है सर, इस गवर्नमेंट ग्रांट को दिखा दो आप अलग से, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, और असेट को आप 90 लाख पे दिखा दो। अब क्या होगा साथियों, जो डेप्रिसिएशन होगा वो तो 90 लाख पे लगता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी 9 लाख का आप डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे इस पे, और ये जो 20 लाख का डीजीजी है ये आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर इसे पीएल में डालते रहोगे, तो हर साल आपका 2-2 लाख पीएल में जाता रहेगा। तो ये आपका पीएल में चले गया एज अ इनकम, और ये आपका हो गया एक्सपेंस। तो आपका जो नेट एक्सपेंस आ गया वो आपका 7 लाख। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप इस 20 लाख के ग्रांट को असेट में से माइनस कर लो। आपकी 90 लाख की असेट थी, 20 लाख गवर्नमेंट से मिल गए, यानी आपकी असेट पड़ी 70 लाख की। अब ये 70 लाख का जो नेट असेट वैल्यू है, इसे आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर डेप्रिशिएट करोगे तो हर साल 7 लाख का डेप्रिशिएशन आपका पीएल में जाता रहेगा। तो साथियों आप खुद ही देख के बताओ, इंडेक्स 20 का आईसीआई ने कैसा क्वेश्चन पूछा था सर? लड्डू क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये लड्डू वही खा पाएगा जो पढ़ के गया था इंडेक्स 20। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और साथियों इंडेक्स 20 के अगर आपने कंसेप्ट नोट्स भी सही से पढ़ लिए होते, कंसेप्ट नोट्स अगर आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडेक्स 20 जो है हमारा, केवल सर 5 पेज के कंसेप्ट नोट्स में ये पूरा इंडेक्स ख़त्म है। ठीक है, और 5 पेज का इंडेक्स आपको 8 मार्क्स दिला के जा रहा है। और अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, साथियों इतने प्यार से मैंने डिज़ाइन कर रखा है, देखो लोन एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे क्वेश्चन आ गया आपसे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर अकाउंटिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको नवंबर 26 के लिए अगेन छोड़ के जाएंगे। मैं कह रहा हूँ साथियों मत छोड़ के जाओ, ठीक है, पढ़ के चले जाओ। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये भी पूछ सकते, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे ये जो चार्ट है, इस चार्ट को जिसने समझ लिया साथियों उसका वैसे ही हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड वाला जो क्वेश्चन आया था, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, एक लैंड मिली है, तो ऑप्शन 1 तो बच्चों वाला था कि नॉमिनल वैल्यू पे लिख लो, और ऑप्शन 2 थोड़ा सा दिमाग वाला था जिसमें कि आपको डीजीजी और असेट, ठीक है, दोनों को
आपको असेट को फेयर वैल्यू पे दिखाना है, ठीक है, और इसे हौले हौले पीएल में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, एज़ पर द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दोस असेट। तो साथियों इतना इजी बना के दे रखा है साथियों, इसके बाद भी अगर आप नंबर लूज़ करके आ रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जनरल एंट्री वगैरह सबके साथ आपको यहाँ पे दे रखा था। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। सर इंडेस 115 पे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था साथियों, ठीक है, जिसने बेसिक जो इसका कंसेप्ट है वो भी सही से समझ रखा है तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे PQR लिमिटेड है, ठीक है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम था मशीन का और स्पेयर पार्ट्स का ये था 3 ईयर्स, ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। प्रॉमिस टू ट्रांसफर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट टू द बायर आर डिस्टिंक्ट। तो ये डिस्टिंक्ट PO है, यानी दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, रिजल्ट इन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ईच विल सेटिस्फाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यानी जिस दिन ये तैयार हो गई उस दिन तैयार करते ही कस्टमर को दो और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। 31 मार्च 26 को कस्टमर पे फॉर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स बट ओनली टेक फिजिकल पोजीशन ऑफ द मशीन, ठीक है, मशीन का फिजिकल पोजीशन इसने ले लिया, कस्टमर ने स्पेयर पार्ट इंस्पेक्ट कर लिए हैं, एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट करी है, किस बात की रिक्वेस्ट करी है कि सर आप इसे अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लो, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर फैक्ट्री, यानी क्लाइंट कह रहा है कि मेरी फैक्ट्री से आपका जो वेयर हाउस है वो पास में ही है, तो अपने वेयर हाउस में रख लो, जब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपके वेयर हाउस से स्पेयर पार्ट ले लूँगा। कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल टू द स्पेयर पार्ट एंड द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई एज बिलोंगिंग टू कस्टमर। ये साथियों वैसे ही आपने देखा होगा आजकल ना पार्किंग वाला सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, तो हम जिस कंपनी से या जिस कंपनी की गाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो वो कंपनी वेयर हाउस पार्किंग फैसिलिटी भी देती है, तो पार्किंग आपकी गाड़ी वहीं खड़े रहती है उनके पार्किंग हाउस में, लेकिन साथियों गाड़ी हम जब चाहें जब यूज़ कर लें, ठीक है, तो कंपनी ने तो अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर ही दिया है गाड़ी को लेके, तो उनकी तरफ से तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया, बस एक वो पार्किंग फैसिलिटी अलग से दे रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। PQR limited to hold the spare part for 1 to 3 years and does not have authority to use the spare part or direct them to another customer। ऑब्वियस सी बात है साथियों, कंपनी इस स्पेयर पार्ट को खुद यूज़ नहीं कर सकती, ना ही किसी और को बोल सकती है यूज़ करने के लिए। आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे एज पर इंडेस 115? तो साथियों बहुत ही आसान है, आसान तो है, लिखना कैसे है 5 नंबर के लिए वो एक टेंशन वाली बात है। देखो सबसे पहले आपको ये बताना है, ये स्टेप 5 ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट है। रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे जब आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको बताने पे। फिर आप फैक्ट्स बता दो क्वेश्चन के कि सर यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक मशीन और एक स्पेयर पार्ट, कस्टमर ने दोनों ऑब्लिगेशन ट्रांसफ़र कर दिए, रिस्क एंड रिवार्ड जो है ट्रांसफ़र हो गए कस्टमर को, लेकिन स्पेयर पार्ट जो है वो कंपनी के पास पड़े हुए। अब ये जो स्पेयर पार्ट कंपनी के पास ही पड़े हुए हैं इसे बोलते हैं साथियों बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, ठीक है, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में जिसको ये 4 पॉइंट्स याद थे वो लिख लेते तो अच्छी बात थी, ठीक है, इस 4 पार्ट का एक ही मार्क्स था वैसे, कि जो कस्टमर का प्रोडक्ट कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो मार्क कर लो, कंपनी मार्क कर लेगी भैया कस्टमर का प्रोडक्ट है, किसी और को यूज़ करने नहीं देना है इसको, कंपनी इसको यूज़ नहीं कर सकती, प्रोडक्ट जो है ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है, यानी जो कस्टमर है कभी भी आके इस प्रोडक्ट को ले जा सकता है, और ये जो लॉजिस्टिक कंसिडरेशन है जस्टिफाई द अरेंजमेंट, यानी कंपनी के पास एक लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, लॉजिस्टिक में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस सब कुछ आता है, उसकी वजह से ये अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट को अपने पास रखा है। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में आता है और रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कंक्लूजन के 2 मार्क्स थे कि एंटिटी अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी क्योंकि उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिया है,
फिर एक अनदर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी यहाँ क्रिएट हो रही है कि जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कंपनी दे रही है, ये एक अनदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो ये सर्विस जैसे जैसे वो देते रहेंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस। तो इतना आपको लिख के आना था और नंबर अपनी जेब में डाल के आने थे। तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में बच्चे यही कंफ्यूज थे, सर 5 मार्क्स के लिए कितना लिखें, कैसे लिखें, ठीक है। तो वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद जो बी पार्ट है आपका, ये इंडेस 109 का है, प्लस इसमें इंडेस 101 का भी तड़का है। तो इंडेस 101 बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है, और आईसीआई पूछ ही रहा है। इंडेस 101 हर अटेम्प्ट में आईसीआई पूछ ही रहा है। 1 अप्रैल 2022 को गामा लिमिटेड ने 1 लाख के डिबेंचर इशू करें ऑफ ₹100 ईच। डिबेंचर रिडीम होंगे 10% प्रीमियम पे। ध्यान रखना साथियों, ये कन्वर्टेबल वर्ड है, यानी यह कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये जो कन्वर्टेबल फीचर है, ये ऑप्शन है, ये होल्डर के पास है। आपको डिस्काउंट रेट 14% दे दिया है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दी है 1 अप्रैल 2024। साथियों जब ये 22 को डिबेंचर इशू करे होंगे तो एएस में ऐसा कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट नहीं है। एएस में तो सीधे सीधे आप बचपन में क्या करते थे कि आपने डिबेंचर इशू करे तो उसे अपनी लाइबिलिटी बुक करते थे, ऐसे ही होता था। लेकिन इंडियाज 101 आपसे क्या कहता है, जिसको कंसेप्ट पता है कि अगर आपको उस दिन का EIR पता है तो आप उसे बाइफरकेट कर लो। तो EIR हमें पता है, हम बाइफरकेट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ ट्रांजिशन हमें पता है 1 अप्रैल 24 है, ठीक है। फिर आपको डिस्काउंट रेट दे रखा है, डिस्काउंट फैक्टर दे रखे हैं आपको, तो 14% आपको यूज़ करना है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये यूज़ नहीं करना। तो साथियों 5 नंबर के लिए हलवा क्वेश्चन था, सॉल्व कैसे करेंगे सर वो बताइए, आ जाओ। तो साथियों सबसे पहले हमने डायग्नोस कर लिया कि ये क्या है, हमारे लिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, ये हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो इसकी फेयर वैल्यू पता लगा लो। 8 लाख तो हमारा बन रहा है एनुअल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल 110 लाख हमें रिडीम करना है 4 साल बाद। तो 4th ईयर का आपने यहाँ डिस्काउंट फैक्टर ले लिया और एन्युटी फैक्टर 4 साल का यहाँ पे ले लिया। ये आपकी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये डे 1 पे हो गया। इक्विटी कैसे निकालोगे सर, टोटल प्रोसीड जो आपकी है उसमें से फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस कर दोगे, इक्विटी पता लग जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये आती है तो डे 1 की पता लगी है, हमें कब की वैल्यू पता लगानी है, ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो साथियों आपको बनाना पड़ेगा एक L80 आप बनाओगे तो 2 साल के L80 बनाने के बाद ये वैल्यू पता लग गई। इसका मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन के दिन फाइनेंशियल लाइबिलिटी इस वैल्यू पे आपको रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको ये पता लग गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी इस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करने है, कर लो। इक्विटी तो उसी वैल्यू पे रहेगा, इक्विटी तो रीमेजर होता ही नहीं है। और जो कन्वर्टेबल डेप्थ था 1 करोड़ का, उसे आप डी रिकॉग्नाइज कर लोगे और जो भी डिफरेंस आता है वो रिटेन अर्निंग में डाल लोगे। ईजी था सर, बिल्कुल ईजी था। उसके बाद ICAI का फेवरेट क्वेश्चन सर, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और बताओ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है, जो पढ़ के गया होगा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका एक एट मार्केट और ऑफ मार्केट, ये भी एक क्वेश्चन ईजी था, जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा। फिर 6A का ये भी थ्योरी क्वेश्चन, ये भी जो जिसने पढ़ा होगा। अकाउंट एंड टेक्नोलॉजी वैसे ही बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन साथियों इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन करके चले जाओगे तो बात बन जाती है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होगा बेवजह यहाँ 5 नंबर छोड़ के आ रहा होगा। उसके बाद बी पार्ट पे आते हैं 6B पे। सर इसमें क्या है, सर ये आपका इंडेक्स 23 का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है आपका ICAI का, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी मार्क है हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 5 फ्लोर बना रहा है, ठीक है। तो ये जो 5 फ्लोर बना रहा है, तो यहाँ पे फ्लोर 1, 2 एंड 3 ये जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो फ्लोर 1, 2, 3 है, जो कह रहा है जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे। जल्दी का मतलब है मिड ऑफ द ईयर में ऑपरेशन हो जाएंगे, यानी 30 सितंबर। तो आपने पढ़ा होगा क्वालिफाइंग असेट, जैसे ही हमारा जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस पर जो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन है वो भी बंद हो जाता है।
तो बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और जो बाकी 2 फ्लोर है आपके साथियों, इन पे तो काम चलता रहेगा। तो आपने लोन कितने का लिया है? सर लोन लिया है हमने 900 लाख का। इस पे आप 12% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो बोरोइंग कॉस्ट निकल जाएगी 900 लाख इंटू 12%। तो इसे आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। लेकिन इन 3 पे जो आप कैपिटलाइज करोगे तो साथियों केवल 6 महीने के लिए करोगे, 1 अप्रैल से 30 सितंबर। और इन पे आप जो कैपिटलाइज करोगे इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट को, वो पूरे साल भर के लिए करोगे। बाइफरकेट कैसे करना है सर? इनके एक्सपेंडिचर के बेस पे। जो फ्लोर 1 2 3 है उन पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है सर? ये इस बच्चे ने सही लिखा हुआ है, 392 का एक्सपेंडिचर हो रहा है। 392:49 और इस पे 492 का एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसी एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपको बोरोइंग कॉस्ट को अलोकेट करना है इन फ्लोर 1 2 3 पे और फ्लोर 1 4 5 पे। आज जो सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। 6B। तो साथियों ये आ गई आपकी बोरोइंग कॉस्ट 108 लाख। पूरे के पूरे 5 फ्लोर पे आपका जो खर्चा हुआ है 884 लाख का हुआ है। बोरोइंग कॉस्ट 1 2 3 के लिए आपको मैंने क्या बताया था, इस 108 लाख को आपको अलोकेट करना है इन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। फ्लोर 1 2 3 पे आपका एक्सपेंडिचर जो है 392, इसके हिसाब से आपने अलोकेट कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे वो केवल 6 मंथ की करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। 6 मंथ के लिए कैपिटलाइज कर लिया। और जो फ्लोर 5 है, फ्लोर आपके 4 5 है, इस पे जो आप कैपिटलाइज करोगे वो पूरे साल के लिए कर लेना। तो साथियों अमाउंट कैपिटलाइज आपको पता लग गया। उसके बाद 6 महीने तो आपने यहाँ कैपिटलाइज कर लिया, और 6 महीने का जो आपने इंटरेस्ट पे करा बैंक को वो आप पीएल में डाल लोगे, ये भी आपको दिखाना है। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर अलोकेट हो जाएंगे। क्वेश्चन इजी था सर, इजी था। 6C आपका इंडेस 113 का क्वेश्चन है, समझते हैं। एक असेट जो है 2 मार्केट में सेल हो रहा है, मार्केट सी, मार्केट डी। ये कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट इफ मार्केट सी इज प्रिंसिपल मार्केट। तो अगर आपकी प्रिंसिपल मार्केट मार्केट सी है, यानी आपको साथियों क्या पता लगाना है, फेयर वैल्यू। तो आप इसमें क्या करते हो, जो प्राइस है उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस कर लेते हो। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज थे सर, पेपर में सर भूल गए थे बच्चे कि सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करते हैं या ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं। तो याद रखने के लिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि सर जब भी आप ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर मंगाते हो तो वो आपसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज करता है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज करता है? सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज करता है। तो आप केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ही कंसिडर करना। तो 88 माइनस 6 आप करोगे तो 82 आएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट, तो क्या होगा? तो साथियों सबसे पहले आपको एडवांटेजेस मार्केट पता लगाना पड़ेगा। एडवांटेजेस मार्केट कैसे पता लगाते हैं सर? आपकी जो प्राइस है उसमें से ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टेशन दोनों कॉस्ट माइनस करके जिसमें हायर वैल्यू आ रहा होगा वो आपकी एडवांटेजेस मार्केट है। और एडवांटेजेस मार्केट पता करने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस कर देना। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। तो साथियों इसी के साथ हमारा FR My 26 का सॉल्यूशन डिटेल में कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी साइड से कोई भी हेल्प चाहिए हो साथियों, आई एम देयर टू हेल्प, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। नवंबर 26 के लिए भी इस क्वेश्चन पेपर के ज़रिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। सेलेक्टिव स्टडी मत करके जाओ, ओवरऑल बढ़ के जाओ साथियों, ठीक है, और आराम से अपनी एग्जामिशन लेके आओ। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में सेम एनर्जी डेडिकेशन के साथ। गुड डे, टेक केयर।